Hello everyone, so welcome back to my channel. I am here with one more video which is on topic carbohydrates. तो इस वीडियो में जो कार्बोहाइड्रेट्स के हमने पिछली वीडियो देखी थी एमसीक्यू वाली, एमसीक्यू जो सीरीज़ चल रही है जो कि इम्पॉर्टेंट है 11th 12th बीएससी आईआईटी जेई और नीट के स्टूडेंट्स के लिए, या आप पीजीटी टीजीटी की तैयारी कर रहे हो, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, सबके लिए वो वीडियो इम्पॉर्टेंट है, या ये पूरी की पूरी एमसीक्यू सीरीज़ सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो जो कार्बोहाइड्रेट वाली हमारी वीडियो थी एमसीक्यू की, वो पार्ट 1 था और ये पार्ट 2 है। ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए मैंने उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। वो पहला पार्ट था और ये पार्ट 2 है, तो ये उसी का कंटिन्यूएशन है। उसमें मैंने 25 क्वेश्चन समझा दिए थे, बता दिए थे कि इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है, वो भी बता दिया था। चलिए तो आगे के क्वेश्चंस देखते हैं कार्बोहाइड्रेट के। तो 26 क्वेश्चन है, स्टार्च क्या होता है। जो गिवन ऑप्शंस हैं उनमें से हमें चूज़ करना है कि सही ऑप्शन क्या है। ए पॉलीसेकेराइड ऑफ ग्लूकोज कंसिस्ट ऑफ अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन, नॉन रिड्यूसिंग, ऑल ऑफ देम। तो इसका सही आंसर है ऑल ऑफ देम। देखो पॉलीसेकेराइड होता है ये तो हमें पता है, लेकिन किसका होता है, ग्लूकोज का होता है। अब स्टार्च की एक खासियत है कि वो ग्लूकोज का पॉलीसेकेराइड तो है, लेकिन ग्लूकोज ना 2 तरीके से उसमें अरेंज होता है। एक तरीका होता है अमाइलोज स्ट्रक्चर और एक तरीका होता है अमाइलोपेक्टिन स्ट्रक्चर। ठीक है, ग्लूकोज ही 2 तरीके से अरेंज हो जाता है और ये दोनों भी पॉलीसेकेराइड्स ही हैं। ठीक है, तो स्टार्च में क्या होता है, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन भी होता है, या हम कह सकते हैं कि स्टार्च की जो यूनिट है वो ग्लूकोज है। अब स्टार्च क्या होता है, नॉन रिड्यूसिंग होता है। सही बात है, क्यों, क्योंकि ये एक पॉलीसेकेराइड है। पॉलीसेकेराइड्स जो होते हैं वो हमेशा ही नॉन रिड्यूसिंग होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ओसाजोन फॉर्मेशन चेंजेस अकर एट। जब हम ओसाजोन की फॉर्मेशन होती है, ओसाजोन कैसे बनता है, ओसाजोन बनता है जब ग्लूकोज की रिएक्शन हम फिनाइल हाइड्रोजीन से कराते हैं। ग्लूकोज की रिएक्शन हम फिनाइल हाइड्रोजीन से कराते हैं, तब बनता है हमारा ओसाजोन। तो ओसाजोन की फॉर्मेशन में जो कार्बन है, मतलब जिस पर चेंजेस हो रहे हैं, वो कौन कौन से कार्बन होते हैं। तो C1 और C2 मतलब फर्स्ट कार्बन और सेकंड कार्बन, C3 और C4, C1 C3 या फिर C1 और C5। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, C1 और C2 वाले कार्बन पर चेंजेस होते हैं। भले ही हमारे 3 मॉलिक्यूल फिनाइल हाइड्रोजीन के लगते हैं, लेकिन 2 कार्बन पर ही चेंज होते हैं, जो कि C1 और C2 है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरल फार्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स का जो जनरल फार्मूला है वो क्या है, C4H2O का होल n, C6H2O का होल n, CH2O का होल n, या C2H2O का होल n COOH। तो इसका राइट आंसर है CH2O का होल n। n का मतलब है कोई भी नंबर और पूरे ब्रैकेट के बाहर है, इसका मतलब है कि वही नंबर कार्बन पे भी होगा, हाइड्रोजन पे भी होगा और ऑक्सीजन पे भी होगा। अगर मैं CH2O का होल 6 लिख दूँ तो ये बन जाएगा C6H12O6। तो क्या बन गया, ग्लूकोज बन गया, या आप फ्रक्टोज भी कह सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉलिश टेस्ट इज़ यूज्ड फॉर लिपिड्स, प्रोटीन्स, म्यूकोप्रोटीन्स या फ्लेवोप्रोटीन्स। तो मॉलिश टेस्ट जो होता है वो म्यूकोप्रोटीन्स का के लिए होता है। म्यूकोप्रोटीन्स क्या होते हैं ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटोनिन इज़ ए। जो डिजिटोनिन है वो क्या है, लिपिड है, प्रोटीन है, ग्लाइकोसाइड है या फिर एल्केलॉइड है। तो इसका सही आंसर है ग्लाइकोसाइड। डिजिटोनिन एक ग्लाइकोसाइड है। ग्लाइकोसाइड कब बनता है, ग्लाइकोसाइड तब बनता है जब ग्लूकोज की रिएक्शन हम अल्कोहल से कराते हैं, तब बनता है ग्लाइकोसाइड। जो केमिकल रिएक्शंस वाली वीडियो है, ग्लूकोज की केमिकल रिएक्शंस वाली, उसमें मैंने ये सारी रिएक्शंस बताई हैं। तो उसमें मैंने ग्लाइकोसाइड की फॉर्मेशन वाली रिएक्शन भी बताई है। मैं इस वीडियो में लिंक दे दूँगी उसकी डिस्क्रिप्शन में, आप डायरेक्ट जाकर देख सकते हो। द ग्लाइकोसिटिक लिंकेज बिटवीन 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल इन माल्टोज। जो हमारा माल्टोज है, जो कि एक डाइसेकेराइड है, उसमें ग्लाइकोसिटिक लिंकेज ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स में कौन सी पोजीशन पे प्रेजेंट होता है। अब देखो ग्लाइकोसिटिक लिंकेज, जैसा कि हम जानते हैं, ग्लाइकोसिटिक लिंकेज किसके बीच होता है, मोनोसेकेराइड्स के बीच। ठीक है,
और ये हमारा एक डाइसैकेराइड है, तो ऑब्वियसली ये मोनोसैकेराइड से मिलके ही बना होगा। तो पोजीशन कौन सी होती है, अल्फा 1,4, अल्फा 1,6, बीटा 1,4 या फिर बीटा 1,6। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अल्फा 1,4। ये जो पोजीशंस होती है ना, जब आप इसके स्ट्रक्चर देखोगे तो आप आराम से समझ पाओगे कि कैसे कैसे लिंकेज हो रहा है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन रिक्वायर्ड फॉर अ मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड के लिए सबसे छोटा जो हमारा मोनोसैकेराइड है वो कितने कार्बन का हो सकता है, तो वो 3 कार्बन का हो सकता है। क्यों? क्योंकि हमें मोनोसैकेराइड में मतलब कार्बोहाइड्रेट में एट लीस्ट मतलब मिनिमम 1 कायरल कार्बन तो चाहिए ही चाहिए, तो इसलिए वो 3 का बनता है। क्योंकि एक कार्बन पे होता है फंक्शनल ग्रुप, एक बीच वाला कार्बन और एक नीचे होता है CH2OH। तो ये हो गया OH, ये हो गया H। तो ये वाला जो कार्बन है ये क्या है, ये हमारा कायरल कार्बन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इन सुक्रोज इज। जैसे हमने माल्टोज में बताया था वैसे ही हमें सुक्रोज में बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टी कौन सी पोजीशन पे हमारा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है सुक्रोज में। तो अल्फा 1,4, बीटा 1,4, अल्फा 1,2 या फिर बीटा 1,2। तो अल्फा 1,2 पर बनता है सुक्रोज में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है लेकिन आपको याद करने का क्वेश्चन है, लेक्टिन्स क्या होते हैं। शुगर्स स्पेसिफिक टू प्रोटीन्स, प्रोटीन्स स्पेसिफिक टू शुगर्स, एंजाइम्स स्पेसिफिक टू कार्बोहाइड्रेट्स और कार्बोहाइड्रेट्स स्पेसिफिक टू एंजाइम्स। स्पेसिफिक का मतलब होता है कि जो चीज़ मतलब जिस चीज़ का काम जिस चीज़ के लिए है वो बस वही करेगा, ठीक है। तो जो लेक्टिन्स होते हैं वो असल में क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं स्पेसिफिक टू शुगर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इन सेलोबायोस इज। सेलोबायोस में जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है वो कौन सी पोजीशन पे होता है, अल्फा 1,4, बीटा 1,4, अल्फा 1,2 या फिर बीटा 1,6। तो बीटा 1,4 होता है सेलोबायोस में। आपने देखा होगा माल्टोज और सुक्रोज में हमारे अल्फा वाले आ रहे थे, लेकिन सेलोबायोस में क्या है, बीटा 1,4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अल्फा लैक्टोन। ऑप्शंस हैं विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए और विटामिन के। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा विटामिन सी। अगर इसके साथ में एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना चाहूँ, सबसे पहले देखो लैक्टोन क्या होता है। लैक्टोन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है, मतलब एक O और ये जो कार्बोनिल वाला कार्बन है एडजेसेंट पोजीशन पे होते हैं। तो ये होता है हमारा लैक्टोन का स्ट्रक्चर। इससे आपको उतना कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा क्योंकि इतना डीप आपसे पूछा नहीं जाता है। अब यहाँ मैं अगर विटामिन की बात करूँ तो विटामिन सी कहाँ होता है, खट्टी चीज़ों में होता है, जैसे कि हमारा हो गया नींबू, है ना, लेमन में हो गया विटामिन ए। विटामिन डी कहाँ होता है, विटामिन डी हमें सनलाइट से मिलता है। जब हमारी बॉडी इसे एब्जॉर्ब करती है तो हमारी स्किन के नीचे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिससे हम विटामिन डी सिंथेसाइज कर सकते हैं। विटामिन ए कहाँ होता है, विटामिन ए प्रेजेंट होता है कैरेट में और ये आँखों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। विटामिन के कहाँ होता है, विटामिन के का जो रोल होता है वो एक्चुअली होता है ब्लड की क्लॉटिंग में। ब्लड क्लॉटिंग में मतलब खून जब जमता है, जैसे हमारी कोई चोट लग गई, खून बह गया, उसके बाद खुरन बनता है, उसमें काम आता है हमारा विटामिन के। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का पॉलीमर कौन नहीं है, मतलब किसके, ये जो हमें ऑप्शंस हैं, किसकी जो मोनोमर यूनिट है वो ग्लूकोज नहीं है। ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज, अमाइलोज या फिर इंसुलिन। तो इंसुलिन का जो है हमारा इंसुलिन, उसका मोनोमर ग्लूकोज नहीं होता है। सेल्यूलोज भी ग्लूकोज का बना होता है, अमाइलोज भी ग्लूकोज का बना होता है, ग्लाइकोजन भी ग्लूकोज का बना होता है। सेल्यूलोज की एक खासियत ये होती है कि ये लीनियर पॉलीमर होता है, लीनियर पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। याद रखना इस बात को, इस पे क्वेश्चन भी बन सकता है कि जो सेल्यूलोज है वो किस टाइप का पॉलीमर है, ग्लूकोज का। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, म्यूटा रोटेशन रिफर्स टू चेंज इन। जब म्यूटा रोटेशन होता है तो असल में उस प्रोसेस में क्या चीज़ चेंज हो रही होती है, पीएच, ऑप्टिकल रोटेशन, कंडक्टेंस या फिर केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो ऑप्टिकल रोटेशन चेंज हो रहा होता है म्यूटा रोटेशन के टाइम। म्यूटा रोटेशन का सिंपल सा मतलब है कि जैसे मान लो एक आइसोमर, मतलब मैं ऐसे ही एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ, एक आइसोमर इतने डिग्री एंगल पर घूम रहा है तो दूसरा आइसोमर किसी मतलब एक आइसोमर x डिग्री पे घूम रहा है, दूसरा आइसोमर y डिग्री पे घूम रहा है, रोटेट करा पा रहा है। इसके बीच का जो इक्विवेलेंट पार्ट होगा वो होगा म्यूटा रोटेशन की वैल्यू, ठीक है।
देन नेक्स्ट है हमारा द अप्रॉक्सीमेट नंबर ऑफ ब्रांचेस इन अमाइलोपेक्टिन। अब अमाइलोपेक्टिन के बारे में मैं बता चुकी हूँ कि जो स्टार्च होता है जिसका मोनोमर ग्लूकोज होता है, तो स्टार्च में जो ग्लूकोज है ना वो दो तरीके से प्रेजेंट होता है, एक अमाइलोज की फॉर्म में और एक अमाइलोपेक्टिन की फॉर्म में। तो जो अमाइलोपेक्टिन की फॉर्म है उसमें नंबर ऑफ ब्रांचेस कितनी होती हैं, 80 होती है। जो शाखाएँ होती हैं वो कितनी होती हैं, 80 होती हैं। अब ब्रांचेस से आप समझ जाओ कि अमाइलोपेक्टिन कैसा पॉलीमर है, एक ब्रांच्ड पॉलीमर है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन नेचर। जो कार्बोहाइड्रेट हमारी प्रकृति में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर है सेल्यूलोज। अच्छा, सेल्यूलोज का सबसे सिंपल एग्जांपल दूं तो वुड हो गया, हमारा पेपर हो गया, ये सब क्या है, सेल्यूलोज है। ग्लाइकोजन के बारे में बताऊं तो ग्लाइकोजन कहाँ प्रेजेंट होता है, लिवर में प्रेजेंट होता है। और ये जो इसका एक फेमस नाम है वो क्या है, एनिमल स्टार्च। ठीक है, एनिमल स्टार्च के नाम से ये जाना जाता है, या फिर ह्यूमन पॉलीसेकेराइड के नाम से भी ये जाना जाता है। उसके बाद ओसाजोन्स आर नॉट फॉर्म्ड इन, इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो ओसाजोन की फॉर्मेशन में पार्ट नहीं लेता है, ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रक्टोज या फिर लैक्टोज। तो जो हमारा सुक्रोज होता है वो ओसाजोन की फॉर्मेशन में पार्ट नहीं लेता है, या वो फिनाइल हाइड्राजीन से रिएक्ट करके ओसाजोन नहीं बनाता है। बाकी ग्लूकोज और फ्रक्टोज तो हमें ऑलरेडी पता है कि ये बनाते हैं। उसके बाद है नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स ऑफ ग्लूकोज। ये है हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे हमें कई चीज़ सीखने को मिलेंगी। अब देखो, सबसे पहले लिखते हैं कि ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है, C6H12O6। ठीक है, अब जब 6 कार्बन वाला हमारा कोई कंपाउंड है, 4, 5 और 6 कार्बन वाला हमारा कोई कंपाउंड है, तो उसमें कायरल कार्बन कितने होते हैं ग्लूकोज में, 4, 1, 2, 3 और 4। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या होता है, 2 to the power n। n का मतलब होता है जितने भी कायरल कार्बन हो वो, तो 2 की पावर हम लगा देते हैं 4, तो 2 की पावर 4 कितना हो गया, 16। तो ये हो गया राइट आंसर कि ग्लूकोज के हमारे आइसोमर कितने हुए, 16। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, किसी के लिए भी आप ये लगा सकते हो। पहले देख लो उसमें कितने कायरल कार्बन है, उसको यहाँ पुट कर दो और उसके बाद वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है माल्टोज कैन बी फॉर्म्ड बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ ग्लाइकोजन, स्टार्च, डेक्सट्रिन या सबसे। तो स्टार्च की हाइड्रोलाइसिस से हमारा माल्टोज बनता है। कौन से एंजाइम की प्रेजेंस में होता है, मतलब स्टार्च से जो माल्टोज बन रहा है उसके लिए एंजाइम कौन सा ज़रूरी होता है, डायस्टेज। ठीक है, स्टार्च पॉलीसेकेराइड है, माल्टोज डाइसेकेराइड है। देन द प्रीडोमिनेंट फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इन सॉल्यूशन इज़, ग्लूकोज का जब हम सॉल्यूशन बनाते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा डोमिनेंट फॉर्म कौन सी होती है, या कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा मतलब हम किसको प्राथमिकता देते हैं, वो कौन सी फॉर्म होती है जो सबसे ज़्यादा पाई जाती है। सबसे पहला ऑप्शन है ए साइक्लिक फॉर्म, मतलब जो साइक्लिक ना हो। ठीक है, उसके बाद ग्लूकोफ्यूरानोज, उसके बाद ग्लूकोपाइरेनोज और फिर है हाइड्रेटेड साइक्लिक फॉर्म। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ग्लूकोपाइरेनोज। अब देखो फ्यूरेनोज और पाइरेनोज क्या है, ये दो फॉर्म्स हैं। फ्यूरेनोज जो होती है वो 5 मेंबर्ड रिंग होती है, 5 मेंबर रिंग, और जो पाइरेनोज होती है वो 6 मेंबर रिंग होती है। किस तरीके से, अगर ये मैंने 5 मेंबर रिंग बनाई तो यहाँ पे होगा एक ऑक्सीजन, ये मैंने 6 मेंबर रिंग बनाई तो इसमें होगा एक ऑक्सीजन। आप इसकी ट्रिक है एक सिंपल सी, F फॉर फ्यूरा है ना, और F फॉर 5। ठीक है, तो फ्यूरानोज में 5 मेंबर्ड रिंग होगी और पाइरेनोज में 6 मेंबर्ड रिंग होगी। तो जो 6 मेंबर्ड रिंग होती है, मतलब ये बात क्या हो रही है, ये बात हो रही है जो हमारा साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है ना ग्लूकोज का, उसमें कौन ज़्यादा स्टेबल होता है। तो ग्लूकोपाइरेनोज वाली जो स्ट्रक्चर है वो ज़्यादा स्टेबल होती है, जो कि 6 मेंबर्ड रिंग होती है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राइबोलोज इज ए कीटोटेट्रोज, एल्डोटेट्रोज, कीटोपेंटोज या फिर एल्डोपेंटोज। तो जो हमारा राइबोलोज है वो असल में कीटोपेंटोज है। कीटोपेंटोज का सिंपल सा मतलब है कि जो हमारे 5 कार्बन का कार्बोहाइड्रेट हो जिसमें जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है, कीटोन है। अगर एल्डो बात करेंगे तो फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड होता है। टेट्रोज का मतलब है 4 कार्बन वाला हमारा कार्बोहाइड्रेट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। अच्छा, आई थिंक नंबरिंग की कुछ गड़बड़ हो गई है, ये 6 नहीं है। हमने अभी पीछे 45 क्वेश्चंस देखे हैं, ये 46 क्वेश्चन है। आप ठीक कर लेना, अपने अकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है।
तो अगला क्वेश्चन क्या है, द कार्बन एटम which becomes asymmetric when the straight chain form of monosaccharide changes into ring form is called. This is important. तो ये क्या कह रहे हैं कि जब मतलब वो कौन सा कार्बन एटम है जो एसिमेट्रिक हो जाता है जब हम स्ट्रेट चेन से किसी भी मोनोसेक्राइड की स्ट्रेट चेन की फॉर्म से रिंग में कन्वर्ट करते हैं। फिर से समझते हैं कि अगर हम किसी मोनोसेक्राइड को उसके स्ट्रेट चेन वाले स्ट्रक्चर से साइक्लिक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करते हैं तो जो कार्बन एसिमेट्रिक हो जाता है उस कार्बन को हम क्या कहते हैं। एसिमेट्रिक का मतलब क्या हुआ कि उसमें सिमेट्री नहीं है, मतलब बराबर बराबर टुकड़ों में हम उसे नहीं बांट सकते। पहला ऑप्शन है एनोमेरिक कार्बन, दूसरा ऑप्शन है एपीमेरिक कार्बन, फिर है आइसोमेरिक कार्बन या फिर नन ऑफ दिस। तो वो होता है एनोमेरिक कार्बन। एनोमेरिक कार्बन हमेशा ही साइक्लिक स्ट्रक्चर में पाया जाता है ग्लूकोज के, ठीक है। तो जो जिस कार्बन की सिमेट्री बदल जाएगी वो होगा हमारा एनोमेरिक कार्बन। जो एपीमर्स होते हैं वो स्ट्रेट चेन वाले स्ट्रक्चर में होते हैं, लेकिन जो एनोमेरिक कार्बन होता है वो जब हम साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिससे फंक्शनल ग्रुप लिंक होता है वो हम कहलाता है एनोमेरिक कार्बन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्मॉलेस्ट मोनोसेक्राइड हैविंग फ्यूरेनोज रिंग स्ट्रक्चर। फ्यूरेनोज हम पहले ही पढ़ चुके हैं, 5 मेंबर्ड रिंग होती है और साथ में इसमें एक होता है ऑक्सीजन लगा हुआ कार्बन की जगह। तो जो स्मॉलेस्ट मोनोसेक्राइड है जिसमें फ्यूरेनोज की रिंग पाई जा सकती है, ऑप्शंस हैं एरिथ्रोज, राइबोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। तो इसका सही आंसर है राइबोज। जो राइबोज शुगर होती है आपने पढ़ी होगी, कहाँ प्रेजेंट होती है, आरएनए में प्रेजेंट होती है। आप आरएनए का नाम अगर मैं कहूँ तो आरएनए का नाम होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड, है ना। तो इसमें जो शुगर प्रेजेंट है वो कौन सी है, राइबोज शुगर है। इसी तरीके से अगर मैं डीएनए की बात करूं तो डीएनए में जो शुगर होती है वो कौन सी होती है, डीऑक्सी राइबोज। और इनका अगर मैं कैटेगरी वाइज देखूं तो ये कौन सी होती है, पेंटोज शुगर होती है। पाँच मेंबर्ड हो गई, तो वही बात हो गई। फ्यूरेनोज भी क्या है, 5 मेंबर्ड ही तो स्ट्रक्चर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमाइलोज इज ए पार्ट ऑफ। अमाइलोज किसका पार्ट है, स्टार्च का, सेल्यूलोज का, ग्लाइकोजन का या किसी का भी नहीं। तो स्टार्च का। बहुत अभी पीछे भी 2-3 बार बता चुकी हूँ कि स्टार्च 2 टुकड़ों में बटा हुआ होता है, एक होता है अमाइलोज और एक होता है अमाइलोपेक्टिन। दोनों ही किसके बने होते हैं, ग्लूकोज के बने होते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, हनी कंसिस्ट ऑफ। ये बेसिक जनरल नॉलेज का भी क्वेश्चन है, अगर आपसे जीके में भी जीएस में भी पूछा जा सकता है। तो हनी किससे बना होता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज से, लैक्टोज से, गैलेक्टोज से या किसी से नहीं। ग्लूकोज और फ्रक्टोज से बना हुआ होता है हमारा शहद या फिर हनी। फ्रक्टोज की खासियत अभी हमने पढ़ी ही थी, क्या होता है, स्वीटेस्ट होता है। सबसे मीठा जो हमारा शुगर होता है वो कौन सा होता है, फ्रक्टोज होता है। अच्छा, कई लोग मानते हैं कि डायबिटीज़ में हनी खा लो शुगर की जगह, तो भाई उससे कोई फ़ायदा नहीं होता है, वो भी उतना ही ज़्यादा, उसमें भी शुगर का अमाउंट उतना ही ज़्यादा होता है। बस हाँ, हनी का फ़ायदा एक ये होता है कि जो हनी होता है वो बीपी को लो करने के काम में आता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेसिफिक टेस्ट फॉर कीटोहेक्सोसिस। कीटोहेक्सोसिस का मतलब हो गया कि 6 कार्बन वाला हमारा कार्बोहाइड्रेट है जिसमें कीटोन ग्रुप हमारा फंक्शनल ग्रुप की तरह प्रेजेंट है। तो कीटोहेक्सोस के लिए जो एक पर्टिकुलर टेस्ट है वो कौन सा है। पहला ऑप्शन है सेली-वेनॉफ्स टेस्ट, दूसरा ऑप्शन है ओसाजोन टेस्ट, तीसरा ऑप्शन है मॉलिश और चौथा ऑप्शन है नन। तो इसका राइट आंसर है सेली-वेनॉफ्स टेस्ट। अभी जो सेली-वेनॉफ्स टेस्ट है इसका बेसिस ही यही है, इसका प्रिंसिपल ही यही है कि ये पता लगाता है, डिफरेंस निकालता है कीटोहेक्सोस, मतलब कीटो, जितने भी कीटो वाले कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो, कीटोहेक्सोस एंड एल्डोहेक्सोस में। जो कीटोहेक्सोस होता है वो आसानी से रिएक्शन कर देता है, जो भी हमारा टेस्ट है वो आसानी से दे जाता है, तो आसानी से हमें पता चल जाता है कि कौन सा कीटोहेक्सोस है, कौन सा एल्डोहेक्सोस है। सो ये हमारे क्वेश्चंस थे। इसके आगे का जो और भी क्वेश्चंस हैं वो मैं दूसरी वीडियो में इंक्लूड कर दूंगी। ये सेकंड पार्ट था कार्बोहाइड्रेट वाले चैप्टर का। कार्बोहाइड्रेट से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं,
क्योंकि ये काफ़ी बड़ा चैप्टर है और हर जगह इसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको कोई भी परेशानी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बेझिझक बता सकते हैं, या आपको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। That's all for this video. Take care. Bye bye.